दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में, जो अपने काल का महान एवं विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहां हजारों विद्यार्थी देश विदेश से अध्ययन करने आते थे और उन्हें अध्यापन का कार्य हजारों शिक्षकों के द्वारा करवाया जाता था। और बात करें यहाँ की लाइब्रेरी की, तो वह अपने काल की विशालतम अनुपम कृति थी, जिसमें सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें विद्यमान थीं, जिसे बाद में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों इन सभी तथ्यों को बारीकी से समझने के लिए आगे क्लास में अध्ययन करते हैं। बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, तो निम्न चरणों के अंतर्गत हम नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के शाब्दिक अर्थ के बारे में, फिर बात करेंगे इसके निर्माण कार्य के बारे में और निर्माण कार्य में योगदान देने वाले प्रमुख शासकों के बारे में, फिर बात करेंगे इस पर आक्रमणकारियों के बारे में कि इसको ध्वस्त करने में किन किन लोगों का योगदान रहा और सबसे प्रमुखतः किसका योगदान था। फिर बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताओं के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें विद्यार्थी अध्ययन कैसे करते थे, उनको एडमिशन कैसे मिलता था, और यहाँ की फिर बात करेंगे यहाँ की लाइब्रेरी और पुस्तकालय के बारे में। इन सभी तथ्यों पर और बाद में ये भी बात करेंगे कौन कौन से चीनी यात्री यहाँ पर अध्ययन करने आए थे। इन सभी तथ्यों को बारीकी से समझने के लिए वीडियो में यानी क्लास में आगे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था, जो आवासीय शिक्षण संस्थान का सबसे पुराना उदाहरण भी है। पॉइंट की बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट में अवस्थिति के बारे में कि कहाँ अवस्थित है, तो ये नालंदा बिहार राज्य में अवस्थित है, यानी बिहार राज्य का एक स्थान है नालंदा, वहाँ पर अवस्थित है, जो पटना से 95 किलोमीटर दूर है और राजगीर के समीप अवस्थित है। बात करें नालंदा के अर्थ की, तो नालंदा का अर्थ होता है वैसे कमल, लेकिन यहाँ पे बात करें इस स्थान पर नालंदा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान प्रदाता है, यानी इस स्थान पर यह ज्ञान प्रदाता का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वर्तमान में बिहार में नालंदा नामक स्थान पर इसके खंडर विद्वान हैं, जिनको खोजने में अलेक्जेंडर कनिंघम का काफ़ी योगदान भी रहा है। उनका योगदान बताते हैं इनको खोजने के श्रेय में। तो जो ये खंडर हैं आज के समय में भी मौजूद हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, जिसको विदेशी आक्रांताओं द्वारा उस समय ध्वस्त किया गया, जिसमें बख्तियार खिलजी का नाम प्रमुखतः आता है। और ये उस समय का सबसे विश्वविख्यात नंबर 1 का विश्वविद्यालय था। और ये इसमें सबसे मेन बात क्या थी कि इसमें हॉस्टल की सुविधा थी। किसकी सुविधा थी? हॉस्टल की सुविधा भी थी, यानी उस समय आवासीय शिक्षण संस्थान भी था। यहाँ हजारों विद्यार्थी इसी विद्यालय में यानी हॉस्टल की भांति रहकर क्या करते थे, अध्ययन करते थे। बात करें इसकी अवस्थिति की, तो मैंने बता दिया कि बिहार राज्य में नालंदा नामक स्थान पर अवस्थित है, जो पटना से 95 किलोमीटर दूर और राजगीर के क्या है, बिल्कुल समीप अवस्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में इसके संस्थापक के बारे में। तो इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त प्रथम यानी जो गुप्त वंश के क्या है, शासक हैं। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और चीनी यात्री हेनसांग, यहाँ पे फाइयान नहीं है, ये हेनसांग है, गलत टाइप हो गया है, मिस टाइप हो गया है। तो चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार इसके जो संस्थापक थे वो क्या कौन थे, शक्रादित्य थे। यानी चीन यात्री हेनसांग ने भी यहाँ पर अध्ययन किया। तो उन्होंने जब अपने ग्रंथ लिखे, अपनी जो पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक में इसका संस्थापक किसे बताया, शक्रादित्य को बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसके संस्थापक कौन है, शक्रादित्य थे, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार। और अधिकांश इतिहासकारों ने शक्रादित्य की पहचान गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम से की है। तो बात समझ गए होंगे। तो इतिहासकार शक्रादित्य के नाम से किसे जानते हैं, कुमारगुप्त को जानते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है हेनसांग के ग्रंथ के अनुसार भी, और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी। ये कुमारगुप्त प्रथम का फोटो दिया है, एक प्रति है उनकी। बात करें अन्य शासकों के योगदान के बारे में, तो मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करवाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा को उस काल में किसने स्थापित करवाया था, तो नरसिंह गुप्त बालादित्य ने। बात करें सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा के चारों तरफ 4 दीवारें बनवाई थी और उसे घेर दिया था, और यहाँ पर एक क्या बनवाया था, ताम्र विहार भी बनवाया था सम्राट हर्षवर्धन ने। इसके अलावा सम्राट हर्ष ने 100 गाँवों की आय नालंदा के व्यय हेतु दान दिया था। हर्ष ने 100 गाँव की आय भी यहाँ पे क्या दी थी, दान में दी थी इस विश्वविद्यालय के लिए। पाल शासक धर्मपाल ने इसका क्या किया था, पुनरुद्धार किया था, दोबारा से जो मरम्मत कार्य करवाया था। और पाल वंश के शासक देवपाल के समय जावा एवं सुमात्रा के शासक थे बालपुत्र देव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने नालंदा में एक मठ बनवाया था।
ये कई बार पूछा गया है कि जावा एवं सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने किस शासक के काल में नालंदा में एक मठ बनवाया था? तो देवपाल के शासक, किसके काल में? देवपाल के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना है आपको। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण के बारे में बात कर लेते हैं। ये शासकों के बारे में हो गया कि शासकों ने क्या क्या योगदान दिया उनके निर्माण कार्य में, मरम्मत कार्य में, पुनरुद्धार में। लेकिन बात करें कि इसको मिटाने में किन किन लोगों का योगदान था, इसको ध्वस्त करने में, नष्ट करने में किन किन लोगों का योगदान था। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण कर इसे ध्वस्त किया गया, यानी 3 बार इस पर आक्रमण किए गए थे, जिनमें 2 बार तो इसको क्या कर दिया, पुनः इसका पुनरुद्धार कर दिया, मरम्मत कार्य करके इसको तैयार कर दिया, लेकिन तीसरी बार इसको पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। तो इस विश्वविद्यालय पर जो पहला आक्रमण था वो हूण शासक मिहिरकुल ने किया था। किसने किया था? हूणों ने किया था। और हूणों के शासक कौन थे? मिहिरकुल। ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट, ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला जो आक्रमण था हूणों ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय पे। और हूणों के जो शासक थे वो कौन थे? मिहिरकुल थे उस समय। बाद में हूणों के इस आक्रमण के बाद में जिसके जो कुछ भाग जर्जर हुए थे, उन जर्जर भागों को क्या कर दिया, स्कंदगुप्त ने मरम्मत करवा दिया, यानी इसको पुनरुद्धार, इसको दोबारा से तैयार करवा दिया था। बात करें दूसरी बार की, तो इस विश्वविद्यालय पे जो दूसरी बार जो इसको ध्वस्त करने की कोशिश की थी, इस पर आक्रमण किया था, वो बंगाल के गौड़ों ने किया था। बंगाल के गौड़ नरेश शशांक के बारे में आपने सुना होगा, जिसको सम्राट हर्षवर्धन ने हराया था, जिसके सम्राट हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था, सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा मारा भी गया था उस काल में। यानी वो कट्टर क्या था, बौद्ध विरोधी शासक भी था। तो बंगाल के जो गौड़ थे उन्होंने दूसरी बार इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने इसका क्या कर दिया था, पुनरुद्धार करवा दिया था। तीसरी बार की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पहली बार का याद रखना है, और दूसरी बार का तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है खैर। और इतना दूसरी बार में गौड़ों ने इतना ज़्यादा आक्रमण भी, यानी ज़्यादा ध्वस्त भी नहीं किया था, लेकिन हर्षवर्धन ने इसका क्या करवा दिया था, पुनरुद्धार करवा दिया था। तीसरा जो आक्रमण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मोहम्मद गौरी की जनरल बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में किया था। और इसमें इसने क्या किया, इसको पूर्णतः ध्वस्त कर दिया, पूर्णतः नष्ट कर दिया। और जो यहाँ की लाइब्रेरी थी धर्मगंज, उसको क्या कर दिया, जलाने का ऑर्डर दे दिया, यानी उसको जलवा दिया, जो 3 से 4 महीने तक धधकती रही थी। तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों के मन में प्रश्न भी आता है कि बख्तियार खिलजी ने जो ये लाइब्रेरी थी यहाँ की, इसको क्यों जलवाया और नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों ध्वस्त करवाया था। तो इसके पीछे इतिहासकारों का की एक कहानी है, एक मान्यता है, एक मानना है कि जो बख्तियार खिलजी था एक बार बहुत बीमार पड़ गया था, और उस कहानी के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके अनुसार इसकी जो तबीयत खराब होने के बाद में इसकी जो वैद्य हकीम थे उनसे इसका इलाज नहीं हुआ, यानी उनके इलाज से ठीक नहीं हो रहा था। तब किसी ने इसको सलाह दी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के जो राहुल श्री भद्र जी आचार्य हैं, उन आचार्य से आप मिल लीजिए और उनसे दवा ले लीजिए, तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसी कारण उसके बाद में जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने राहुल श्री भद्र जी को बुलवाया और अपने इलाज की बात कही, पर इलाज करने से पहले एक शर्त रख दी कि मैं इस्लाम को बहुत मानता हूँ और आपके इलाज से मेरे इस्लाम पर कोई हानि नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए, यानी किसी भी रूप से वो इस्लाम में की होनी चाहिए, यानी मुझे इस्लाम का ही एहसास होना चाहिए आपके इलाज के दौरान, आपके इलाज करते समय। तो उसने बात को मान लिया। कुछ दिन बाद राहुल श्री भद्र जी उनको एक कुरान दे गए, और कुरान देने के बाद में उन्होंने उनसे कहा कि आप इस कुरान में जितने पन्ने पढ़ सकते हैं डेली की डेली पढ़ा करें, आप जितने ज़्यादा पन्ने पढ़ेंगे उतने ही जल्दी ठीक होंगे। फलस्वरूप होता क्या है कि वो धीरे धीरे कुरान पढ़ता है बख्तियार खिलजी, और पढ़ते पढ़ते वो क्या हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। उस समय उस कुरान में ऐसा क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि राहुल श्री भद्र जी ने, उस समय के जो आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, उन्होंने उसके प्रत्येक पन्ने में दवाइयों को क्या कर दिया, लेप लगा दिया था। वो जब भी कुरान पढ़ते थे तो कुरान पढ़ते समय अपनी उंगली मुख में लगाकर, जीभ से लगाकर उस पन्ने को पढ़ते थे, और फिर बाद में उसी को टच करके फिर लगाते थे। इससे क्या था, जो लेप की जो दवाई लगी हुई थी वो बार बार उनकी उंगली से टच होकर जीभ पर टच होती थी, और इस प्रकार जो दवाई थी वो उनके मुख के अंदर भी पहुंच रही थी और उनको ठीक कर रही थी। इस प्रकार उनके इस्लाम के प्रति आस्था भी बनी रही, यानी उनको ये कभी एहसास नहीं हो कि वो इस्लाम पढ़ रहे हैं। उनको कुरान पढ़ते थे तो कुरान पढ़ने में उनको कोई ऐतराज़ नहीं थी, फलस्वरूप वो पूर्णतः ठीक हो गए। और जब उनको इस बात का पता चला कि उन्होंने इस प्रकार उनको ठीक किया है, इस बात से उनको उनका धन्यवाद करने के बजाय उल्टी उनसे क्या हो गई, जलन हो गई। तो उन्होंने सोचा कि जब इस्लाम के लोग मुझे ठीक नहीं कर पाए और आचार्य ने मुझे ठीक कर दिया, तो यहाँ पे ज्ञान का बहुत ही क्या है, प्रचार है,
ये ज्ञानी लोग हैं, अगर इनके पास ऐसे ही ज्ञान रहा और तो इसमें बढ़ोतरी करके आगे चल के विश्व गुरु बन जाएंगे, बहुत ही बड़े जाएंगे। और इस जलन के कारण उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि जो ये ज्ञान की जड़ है नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ही मैं नष्ट करवा देता हूँ। फलस्वरूप उसने उस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और वहाँ की जो लाइब्रेरी थी धर्मगंज, उसको जलाने के ऑर्डर दे दिए। और फलस्वरूप ये जो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, इसको जला दिया गया। और ऐसा बताते हैं इतिहासकारों के अनुसार, ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी जहाँ पे लाखों पुस्तकों का संग्रह था, जो 3 से 4 महीने तक धुधकती रही थी। ये भी बताते हैं कि कुछ ग्रंथ वहाँ के उस समय के जो वहाँ पे आचार्य थे, उस समय के जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अपने अपने कपड़ों में छुपा कर लेके वहाँ से भागे थे। और कुछ बौद्ध भिक्षु आचार्यों और लीडरों का बख्तियार खिलजी ने हत्या भी करवा दी थी। और जो बच गए थे कुछ ग्रंथों को बचाकर ले भी गए थे, ऐसा मानते हैं। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सभी किताबें उस समय जल के राख हो गई थी। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट, अगले पॉइंट में मैं बताता हूँ आपको। ये तो हो गई हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने की बात। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताओं के बारे में, कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेष रूप से पढ़ाई होती थी। वैसे यहाँ पे हीनयान शाखा की भी पढ़ाई होती थी, लेकिन विशेष रूप से जिस शाखा की पढ़ाई होती थी वो महायान शाखा थी, और जो पाली भाषा में दी जाती थी। महायान शाखा की पढ़ाई किस में दी जाती थी, पाली भाषा में दी जाती थी। और मैं बता देता हूँ कि बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं वो सभी पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के एक अन्य नाम ये भी है कि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की विशेष रूप से क्या की जाती थी, पढ़ाई की जाती थी। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य था। यानी चिकित्सा शास्त्र एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, यहाँ पे सभी को लेना पड़ता था, ये सभी को पढ़ना पड़ता था। चिकित्सा शास्त्र का थोड़ा बहुत अध्ययन सभी को करवाया जाता था। ये इसकी 3 विशेषताएं हो गई। और अगली विशेषता की ओर तरफ चलते हैं कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। मैंने आपको बता दिया कि विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे आवासीय सुविधा थी, यहाँ पे विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते थे, हॉस्टल की सुविधा थी। यहाँ पर विकसित स्थिति में यानी अपने काल में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या लगभग 2,000 व छात्रों के रहने के लिए कक्षों की संख्या 300 थी। यानी ये बताते हैं कि जब ये अपनी विकसित अवस्था में था, अपने काल में था, तो यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उनको पढ़ाने का कार्य लगभग 2,000 शिक्षकों का था। और यहाँ पे उनके रहने के लिए लगभग 300 कक्ष बने हुए थे इस विश्वविद्यालय में। इस विद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज के समय में हमारे विद्यार्थी ज़्यादातर विदेशों में पढ़ने के लिए कुछ भागते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ विदेशों से भारत में पढ़ने के लिए आते थे। ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी बहुत से लोग आते हैं विदेशों से यहाँ भारत में पढ़ने के लिए, भारत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन उस समय ज़्यादा थे। उस समय काफ़ी देशों से यहाँ पर पढ़ने आते थे, जिनमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की जैसे देश शामिल थे। यानी ये जो विकसित देश हैं इसमें कुछ जो उस समय भारत में यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आते थे। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि नालंदा विश्वविद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का यानी 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जो भारत का प्राचीनतम पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता है। यानी इस विश्वविद्यालय में अब जब 10,000 शिक्षक इस विद्यार्थी थे, 2,000 शिक्षक थे, उनको पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल पुस्तकालय था, जो 9 तलीय माना जाता है, 9 मंजिल का माना गया है। तो उस विद्यालय में ये जो विशाल पुस्तकालय था इसका नाम क्या था, धर्मगंज था। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित पुस्तकालय का नाम क्या था, धर्मगंज था। कितने तल का था, 9 तलीय यानी 9 मंजिला माना जाता है। और इस पुस्तकालय में लगभग यानी संपूर्ण पुस्तकालय में लगभग 90 लाख से अधिक पुस्तकों का क्या था, अनुपम संग्रह था, जिसमें सभी विषयों से संबंधित क्या थी, पुस्तकें थी। ये पॉइंट याद रखना है आपको। बाद में यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में स्थित था, जो हैं रतन सागर, रतन रंजक और रत्नोदधि। यानी जो धर्मगंज नामक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी ये,
और ये लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी, यानी 9 तलीय थी। और ये जो पूरी लाइब्रेरी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, 3 भागों विशाल भवनों में बटी हुई थी। और तीनों विशाल भवनों का नाम है रतन सागर, रतन रंजक और रत्नोदधि, यानी इसके 3 भाग थे। और जो रत्नोदधि पुस्तकालय जो भाग था, उस पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। यानी इस रत्नोदधि नामक पुस्तकालय का ये भाग वो था जहाँ पे भारत के विशेषज्ञ द्वारा, यानी उस काल के जो विशेषज्ञ थे महान ऋषियों के द्वारा हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित पुस्तकें जिनमें बहुत सारी ज्ञान की बात रखी थी, उन पुस्तकों का संग्रह था। जिनमें से अनेक पुस्तकों की जो प्रतिलिपियाँ थीं, उन प्रतिलिपियों को चीनी यात्री अपने साथ भी ले गए थे। यानी भारत का जो ज्ञान था वो चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यानी 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये विश्व प्रसिद्ध था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। फलस्वरूप क्या हो गया, इसकी ख्याति खत्म हो गई। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। अब आपको ये भी बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना ही बहुत कठिन था, और उसी के कारण इस विश्वविद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही इसमें प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था, और यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है जिसमें इस विश्वविद्यालय का द्वारपाल दरबारी भी विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेते थे। ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले तो जो साक्षात्कार लेता था विद्यार्थी का, वो द्वारपाल ही यानी दरबारी ही ले लेता था, तभी जाकर उसको एंट्री मिलती थी। उसके बाद में फिर और अगले 2 स्तरों में उसका इंटरव्यू होता था, साक्षात्कार होता था। उसके बाद में उन सभी साक्षात्कारों को पार कर लेता था, तब जाके विद्यार्थी को उसमें क्या मिलता था, एडमिशन मिलता था, प्रवेश मिलता था। और तीनों स्तर बहुत कठिन होते थे। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही क्या करते थे, प्रवेश मिल पाता था विद्यार्थियों को। चीनी यात्री हेनसांग की बात करें तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था, और उनके समय यहाँ के कुलपति व प्रधानाचार्य कौन थे, शीलभद्र थे, जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस प्रधानाचार्य के यानी किस कुलपति के समय चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था, अध्ययन किया था, तो शीलभद्र के समय। या जब चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय वहाँ के कुलपति यानी प्रधानाचार्य कौन थे, तो शीलभद्र थे। चीनी यात्री इत्र सिंह की बात करें तो चीनी यात्री इत्र सिंह 671 ईस्वी में नालंदा आया, और इसने नालंदा में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की। और उस समय यहाँ के जो कुलपति थे वो राहुल मित्र थे। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे जाए कि जब चीनी यात्री इत्र सिंह आए थे नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय वहाँ के कुलपति यानी प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य कौन थे, तो राहुल मित्र थे। और जब हेनसांग आया था उस समय वहाँ के कुलपति यानी प्रधानाचार्य कौन थे, शीलभद्र थे। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आपके सारे। नेक्स्ट बात करते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में। इस प्रकार की लाइब्रेरियाँ थी उस समय की। ये उनका फ़ोटोज़ तो खैर रियल नहीं बता सकते हम, लगभग इस टाइप की क्या था, वहाँ पे पुस्तकालय था, उसी का मॉडल प्रतिरूप भी कह सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी पुस्तकें थी उस पुस्तकालय में, यहाँ पे अध्यापन का कार्य होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस काल का महान विश्वविद्यालय था, और जो अपने काल में अनुपम उदाहरण था अपने काल का, और वहाँ की जो लाइब्रेरी थी वो उस काल की अनुपम कृति थी। सभी तथ्यों को मैंने यहाँ पे बारीकी से आपको समझाया है। जो आज की जो क्लास है वो यहीं हम संपन्न करते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।